Hello everyone, welcome to the class. So today our first topic is kinetic molecular theory of gases. इससे जो प्रीवियस लेक्चर है 2 लेक्चर हुए हैं उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पूरा प्लेलिस्ट का। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको देखें पहले आके, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं प्रीवियस लेक्चर में कवर हो चुकी हैं वो यहाँ पे यूज़ होंगी। तो हमारे पास है kinetic molecular theory of gases। बेसिकली इसके कुछ पॉस्टुलेट हैं जो कि आगे जाके हम देखेंगे यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना जो है ज़रूरी है। सबसे पहले है एवरी गैस इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। हर एक गैस जो है वो बड़े ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनको क्या बोला गया, मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बोलती है ऐसी ऐसी वो पोस्टुलेट है, मतलब थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या है वो सारा मैंने यहाँ लिख रखा है। उसके अलावा ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन मास। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास जो है वो आइडेंटिकल है, इवन साइज़ जो है वो आइडेंटिकल है। कब? अगर गैस सेम है। ठीक है जी, जब एक गैस की बात हो रही है तो उसके सभी मॉलिक्यूल्स का मास और साइज़ जो है वो सेम रहेगा, और डिफ़र करेगा मास और साइज़ अगर जो गैस है वो डिफरेंट हो। डिफ़र इन अच्छा लिखा है डिफरेंस होगा मास और साइज़ में अगर हमारे पास गैस जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है। उसके अलावा मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंसेस। जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के उनमें बड़ा ज़्यादा डिफरेंस जो है वो रहेगा, सो दैट एक्चुअल वॉल्यूम, ताकि जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस का वो क्या हो, नेग्लिजिबल, सॉरी मॉलिक्यूल का। ठीक है, हमारे पास मॉलिक्यूल जो हैं वो इतने ज़्यादा दूर हैं कि उनका एक्चुअल वॉल्यूम जो है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हो गए। अभी मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ये पूरा का पूरा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन अगर हम सिर्फ मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, अगर इन मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करें और इनका वॉल्यूम देखें तो बोला वो बड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि उसके कंपैरिजन में जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है वो बड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है। अभी ये तभी पॉसिबल है अगर मॉलिक्यूल जो हैं वो बड़े कम हों और जितने भी हों वो एक दूसरे से बड़े ज़्यादा दूर हों। तो बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट यही है, सेपरेशन इज़ सो लार्ज। बोला सेपरेशन जो है, डिस्टेंस जो है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इतना लार्ज है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेज या रिपल्सिव फोर्सेज दो मॉलिक्यूल के बीच में जो हैं वो कैसी हैं, नेग्लिजिबल, दोज आर ऑलमोस्ट ज़ीरो। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सपोज्ड टू बी नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको भी नेग्लिजिबल माना गया। मतलब हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार जो हैं मोशन में हैं, इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में। अब अलग अलग डायरेक्शन का मतलब है कि वॉल, जो कंटेनर का वॉल है उसके ऊपर, और एक दूसरे के साथ भी, एज वेल एज विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ भी, और वॉल ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर की वॉल है उसके ऊपर भी जो है कंटिन्यूसली जो है कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। और मूव जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज़। जो वेलोसिटीज़ हैं वो क्या है, डिफरेंट है, सेम वेलोसिटी नहीं है। ठीक है। उसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स हैं दोज आर सपोज टू बी परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फेयर। कैसे हैं, परफेक्टली इलास्टिक है और हार्ड स्फेयर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम पे कोलिजन होगा वो कैसा होगा, वो होगा परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है जी। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है इसका मतलब नो एनर्जी लॉस आफ्टर कोलिजन। बोला कोलिजन के बाद कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो इसका एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और इसका एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है जी। इसका मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ। ठीक है, और ये कोलिजन कौन सा होता है, परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट देखिए, बोला एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम डिनोट करेंगे आगे जाके ई के बार। ई मीन्स एनर्जी, के मीन्स काइनेटिक, बार का मतलब है एवरेज। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोला, मॉलिक्यूल के लिए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
ठीक है जी, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पोस्टुलेट थे। आगे जाके हम देखेंगे कि ये थ्योरी जो है कहीं ना कहीं इसमें लिमिटेशंस हैं, तो इसके एक दो पोस्टुलेट ऐसे रहेंगे जिनमें मेन दिक्कतें थी, तो हम आगे जाके देखेंगे और दोबारा इस थ्योरी पे आएंगे जब वो हमारे पास टॉपिक चलेगा कि लिमिटेशंस क्या थी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन, अभी ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी, जो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसी के ऊपर बेस्ड एक इक्वेशन जो है डिराइव की जाती है, जो सारे के सारे गैस लॉ जो हैं उनको डिड्यूस कर सकती है। बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, ठीक है जी, जो सारे के सारे लॉज हैं उनको क्या कर सकती है, डिड्यूस कर सकती है, उनको निकाल सकती है। तो वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड इक्वेशन जो है उसको बोला जाता है काइनेटिक गैस इक्वेशन, जो कि क्या है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mNc²। अब यहाँ पे P क्या है, P इज़ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, V इज़ वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो गैस है उसका टोटल वॉल्यूम, M जो है इट इज़ द मास, M इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। N जो है, N इज़ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, N इज़ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इन वॉल्यूम V। जो V वॉल्यूम है उसमें टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं गैस के, दैट इज़ स्मॉल n। और यहाँ पे जो C है, C इज़ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस, C इज़ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस। तो ये इक्वेशन आप याद रखें, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mNc²। नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स। अब इसमें देखिए बोला एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज करेगी एट द सेम टेम्परेचर। ऐसा किस वजह से है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लगातार मोशन में है, वॉल के साथ कोलाइड करेंगे, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे सेम टेम्परेचर पे। इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है किसी एक एटम की भी, किसी एक मॉलिक्यूल की, सॉरी, किसी एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगी, वो चेंज कर रही है, कीप ऑन चेंजिंग इवन एट द सेम टेम्परेचर, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जो एवरेज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, दैट मीन्स एट टेम्परेचर T अगर मान लेते हैं N1 मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वेलोसिटी है V1 सॉरी, N2 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है V2 एंड सो ऑन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हुई, EK इज इक्वल टू N1 मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ mv1²। उसके अलावा N2 हाफ mv2²। यहाँ पे हाफ m कॉमन आ जाएगा, वो बाहर निकाल दिया, बच गया N1 v1², N2 v2² एंड सो ऑन। ये आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर इसी को हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन, ये आ गए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, E के बार E के डिवाइडेड बाय N, इसको N से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। अभी यहाँ पे ये जो फैक्टर है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये आ गया हमारे पास यहाँ तक। अभी यहाँ पे ये जो फैक्टर है इसको बोला जाता है मीन स्क्वायर स्पीड, क्योंकि एक मीन तो है ये, टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज अ मीन। उसके अलावा स्क्वायर स्पीड, यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, उसका स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है मीन स्क्वायर स्पीड।
अगर इसी मीन स्क्वायर स्पीड का हम निकाल दें अंडर रूट कर दे तो उसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। उसको क्या बोला जाएगा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो दैट इज सी। तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। अभी इसी सी का वैल्यू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर सो ऑन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन। अभी यही सी स्क्वायर जो है, ये वैल्यू सेम है, सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो ई के बार किसके बराबर आ गया? हाफ एम सी स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, आगे देखिए, क्योंकि काइनेटिक गैस इक्वेशन बोलती है पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर। अगर हम 1 मोल के लिए निकालते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू एन, अगर मान लेते हैं ये है 1 मोल का मास, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मान लेते हैं कितने आ गए? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये मास किसका हो गया? ये हो गया मास 1 मोल का। अगर 1 मोल का मास हो गया तो 1 मोल का मास किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ठीक है जी, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है, मोल कंसेप्ट जो है इसका मैं जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में लिंक कर दूंगा, तो आप देख ले वहाँ से जाके, मोल कंसेप्ट हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एम एन का वैल्यू जो होगा दैट इज़ कैपिटल एम, तो पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वेयर। यहाँ से सी का वैल्यू निकल जाएगा, 3 जाएगा इधर, एम आ जाएगा नीचे, तो सी स्क्वेयर आ गया, सी स्क्वेयर आ गया 3p डिवाइडेड बाई एम, पी वी डिवाइडेड बाई एम। सी का वैल्यू आ गया रूट 3p v डिवाइडेड बाई एम। अभी ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी d, तो मास ओवर वॉल्यूम, इसका मतलब 1/d आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये भी आपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा देखिए, हमें पता है पी वी इज इक्वल टू आर टी, 1 मोल के लिए पी वी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ पे पी वी का वैल्यू, यहाँ पे पी वी का वैल्यू पुट कर देंगे हम आर टी, तो हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय एम। अब ये किसकी वैल्यूज़ हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखें आप। दीज आर वैल्यूज़ ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है जी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, या आप इसको वेलोसिटी बोल सकते हैं। यही सेम कंसेप्ट इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट जो है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फिजिक्स में भी प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें, वहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक तरह की और स्पीड है जिसको बोला जाता है अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। क्या है? सीधा का सीधा मीन है, अरिथमेटिक मीन। पीछे हमने स्क्वायर कर रहे थे वेलोसिटीज़ का, यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो एट टेम्परेचर T, कोई टेम्परेचर T है, N1 मॉलिक्यूल की स्पीड मान लेते हैं V1 है, N2 मॉलिक्यूल्स की स्पीड मान लेते हैं V2 है, तो एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाएगी? इसको डिनोट करते हैं C बार से, C बार। तो ये आ जाएगा हमारे पास N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन। बोला इफ़ N मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्पीड्स, बोला जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी की स्पीड जो है डिफरेंट है, एक जैसी स्पीड किसी की नहीं है। तो V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन, तो यहाँ पे N1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, N2 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, लेकिन टोटल जब ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू N, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल्स कितने बोले? N। तो C एवरेज कितना आ जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय N। तो ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज स्पीड। इसी को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है C बार इज इक्वल टू रूट ऑफ 8RT डिवाइडेड बाई पाई एम। ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखनी है। ठीक है जी, तो C का वैल्यू है दैट इज़ रूट 3RT डिवाइडेड बाई एम, और यहाँ पे आ गया 8RT डिवाइडेड बाई पाई एम। आगे देखिए, रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है उसमें रिलेशन है। अभी हमें पता है
काइनेटिक इक्वेशन जो है दैट इज़ पी वी इज इक्वल टू 1/3 mc²। और हमें ये भी पता है कि 1 मोल के लिए हमारे पास जो मास है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल एम, और एम एन की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एम। तो ये हमने कर लिया पी वी इज इक्वल टू 1/3 mc²। अभी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास 1/2 mc² किसके बराबर था, वो थी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, ई के इज इक्वल टू, सॉरी एवरेज नहीं, काइनेटिक एनर्जी के बराबर था, एवरेज नहीं था। डिवाइडेड बाय करेंगे नंबर ऑफ मोल से, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तब आएगा एवरेज। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी बेसिकली। तो हमारे पास ये आ गया ई के इज इक्वल टू 1/3 mc²। ई के का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, दिस इज ई के, ये आ गया। उसके बाद हमें पता है पी वी इज इक्वल टू आर टी, यहाँ पे पी वी का वैल्यू पुट कर दिया आर टी इज इक्वल 2/3 ई के, और ई के का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 3 इधर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, तो ई के इज इक्वल टू 3/2 आर टी। अभी हमें पता है ये तो आ गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, अभी हमें निकालनी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल मॉलिक्यूल्स के साथ डिवाइड कर देंगे। अभी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ले रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगैड्रोस नंबर Na। तो इसलिए यहाँ से Na से जो है डिवाइड कर दिया। अभी R डिवाइडेड बाय Na होता है K के बराबर। R डिवाइडेड बाय Na जो है दैट इज इक्वल टू K, जो कि क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अभी देखेंगे आगे, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है, ये इक्वेशन आई हमारे पास, ई के बार इज इक्वल टू 3/2 KT, और K क्या है, K इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय Na, जिसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल केल्विन इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स इज, ठीक है, यूनिट्स फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अभी देखिए जो इक्वेशन थी हमारे पास, ये इक्वेशन थी ई के इज इक्वल टू 1/2 mc²। अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो ई के इज इक्वल टू, ई के बार इज इक्वल टू 1/2 mc² डिवाइडेड बाय Na। अभी ये सारा का सारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो एवरेज स्पीड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू c²। जो एवरेज स्पीड है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, स्पीड नहीं सॉरी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू c²। c क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और हमें यह भी पता है कि c² इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैसे पता चला, क्योंकि ई के बार जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे 3/2 K जो है वो कांस्टेंट है, तो ई के बार जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, तो इसका मतलब सॉरी, ई के बार जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू c²। तो ई के बार c² के प्रोपोर्शनल है, ई के बार टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए c² जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब c² टी के प्रोपोर्शनल हो गया, दैट मीन्स c इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। c इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो बोलने का मतलब सीधा का सीधा ये है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वो टेम्परेचर पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी, और डायरेक्टली डिपेंड करेगी। जितना टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे उससे उसी अमाउंट से हमारे पास जो है ये आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है उसमें इंक्रीज आएगा। ठीक है, अभी यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आप ध्यान में रखें। बोला व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, जिस टाइम पे टेम्परेचर क्या है, 0 है, c का वैल्यू दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो भी 0 हो जाएगी। दैट इज मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स 0। मॉलिक्यूलर मोशन कैसा हो गया, 0 हो गया। कब, एट एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट 0 क्या है, 0 केल्विन। ठीक है जी, इनफैक्ट गैस लिक्विफाइज बिफोर दिस टेम्परेचर। बोल रहा है मोशन 0 नहीं हो गया, मोशन बिकम्स 0 नहीं, बल्कि 0 केल्विन अचीव होने से पहले ही, 0 केल्विन अचीव होने से पहले, 0 केल्विन है बेसिकली -273 डिग्री सेल्सियस। इस बड़ा कम टेम्परेचर है, बोला इस टेम्परेचर से पहले ही हर एक गैस जो है लिक्विफाई कर जाती है, मतलब मोशन जो है वो 0 हो गया। और 0 केल्विन पे जाके नहीं हुआ, उससे पहले ही 0 हो गया। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अभी यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ इसका। अभी देखिए
बोला इफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग पर्टिकुलर स्पीड्स आर प्लॉटेड अगेंस्ट देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बोला अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूलर स्पीड के अगेंस्ट ड्रॉ करते हैं किसी एक टेम्परेचर टी पे, किसी एक टेम्परेचर टी पे, बोला द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको क्या बोला जाता है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। अभी यहाँ से देखो ऑब्जर्व क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखो क्या है। सबसे पहले है बोला द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग टू लो और टू हाई स्पीड्स आर वेरी स्मॉल। कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड, मॉलिक्यूलर स्पीड काफ़ी कम है या काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है या काफ़ी कम है, वो बड़े कम मॉलिक्यूल है, इतने ही हैं। उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काफ़ी कम है जिनकी स्पीड बड़ी ज़्यादा या बड़ी कम है। ठीक है। उसके अलावा बोला पीक ऑफ कर्व, जो पीक है कर्व, जो मैक्सिमम कर्व की हाइट है, वो क्या बता रही है? वो एक इन बिटवीन वाली स्पीड के बारे में बात कर रही है। जो पीक है वो हमारे पास इन बिटवीन वाली स्पीड के बारे में बात कर रही है। बोला पीक ऑफ द कर्व corresponds to speed possessed by the maximum fraction और maximum number of molecules। ये स्पीड वो स्पीड है जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ने पोजेस करी है। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, तो ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड कैसी है, ये है स्पीड कोई। ठीक है, ये मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स आ गए जिनकी स्पीड क्या है, ये है, सॉरी हाँ जी, ये स्पीड आ गई जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ने पोजेस करी है। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो इतनी है। ठीक है जी। ये ऐसी स्पीड है जो सभी, जो जिस स्पीड के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है, ये वो स्पीड है जिस स्पीड के मॉलिक्यूल जो है वो सबसे ज़्यादा है। और इसको क्या बोला गया? दिस इज़ कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इस स्पीड को क्या बोला गया? यहाँ पे C*। दिस इज़ कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और इसका वैल्यू जो है न्यूमेरिकली आपको डायरेक्टली याद रखना है 2RT डिवाइडेड बाई m का रूट। ठीक है जी। C* इज इक्वल टू 2RT डिवाइडेड बाई m का रूट। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट देखिए, अभी है हमारे पास इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस। अभी हमारे पास जो नेचर ऑफ गैस है उसके हिसाब से हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो वेरी करता है। जो नेचर ऑफ गैस है उस हिसाब से हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो वेरी करता है। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, ठीक है जी, टेम्परेचर जो है वो दोनों के लिए सेम है, लाइटर गैस विल हैव हायर वैल्यू ऑफ C*। बोलने का मतलब है एक गैस है जिसके लिए ग्राफ जो है कुछ ऐसा है और दूसरी गैस है जिसके लिए ग्राफ जो है कुछ ऐसा है। दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेट्स से दोनों का टेम्परेचर है T, ये अलग लिख देता हूँ, T टेम्परेचर है दोनों का। अभी यहाँ पे बोला गया कि जो लाइटर गैस है, जो गैस जो है हल्की है, जिसका मास कम है, लाइटर गैस है, इसका मतलब उस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन जो है कुछ खास नहीं होगी। अगर इंटरेक्शन कुछ खास नहीं होगी इसका मतलब इजीली चलेंगे। अगर इजीली चलेंगे इसका मतलब जो C*, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होगी वो उसके लिए क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जैसे मान लो हमारे पास है Cl2 और N2, दो गैसेस है, तो उन दोनों में से अगर ग्राफ ये बताना हो, डेजिग्नेट करना हो कि ये वाला ग्राफ होगा कि ये वाला ग्राफ होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन का मास क्योंकि ज़्यादा है तो उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो कम होगा, और क्योंकि नाइट्रोजन का मास कम है तो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है उसका वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसको मैं अगर ड्रॉ कर दूँ तो नाइट्रोजन के लिए ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और क्लोरीन के लिए ये। तो क्लोरीन के लिए ऑब्वियसली वैल्यू क्या आ रही है? कम आ रही है। ठीक है, तो इसलिए ये आ गया हमारे पास इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द गैस कि हमारे पास जो लाइटर गैस है उसके लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज़्यादा होगी, जो हैवी गैस है उसके लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू जो है वो कम होगी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बोला फॉर अ गैस एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स T1, T2, T3। मान लेते हैं हमारे पास जो गैस है, एक गैस वो 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे है और मान लेते हैं T3 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T1। ठीक है जी। अभी मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास
एक ग्राफ ऐसा है, लेट्स से सेकंड ग्राफ कुछ ऐसा है, और थर्ड ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है। ठीक है जी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है जी। यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं, दिस इज़ T1, दिस इज़ T2, दिस इज़ T3। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि T3 सबसे ज़्यादा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है, इसकी सबसे ज़्यादा, इसकी उसकी कम, इसकी सबसे कम। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जो C स्टार का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। उसके अलावा पीक जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है, जो कर्व जो है वो आगे की तरफ जा रही है, और डाउनवर्ड भी शिफ्ट हो रही है, नीचे की तरफ भी आ रही है कर्व। उसके अलावा कर्व जो है फ्लैट हो रही है। अभी देखो यहाँ पे बल्ज जो था, इसमें जो बल्ज जो था वो सबसे ज़्यादा था, लेकिन जो T3 टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है। उसके अलावा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हायर स्पीड इंक्रीजेज, जो मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड हायर है, यहाँ पे है सबसे ज़्यादा स्पीड ये हुई, जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज़्यादा है वो इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि T3 टेम्परेचर पे ये हैं, T1 पे ये थे, तो बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ कर गए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड सबसे ज़्यादा है वो क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। ठीक है जी। उसके अलावा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लोअर स्पीड डिक्रीजेस, जिनकी स्पीड कम है, यहाँ पे ये आ गया जिसकी स्पीड कम है, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड कम है वो डिक्रीज़ हो गए, तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल इतने रह गए जिनकी स्पीड कम है। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो क्या कर गई, इंक्रीज़ कर गई विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपको यही ध्यान रखना है कि C स्टार इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये हमने पीछे भी देखा कि रूट ऑफ टेम्परेचर कैसे आ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स। अभी हमें पता है C इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाई M का रूट। C क्या है, C इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। C बार इज एवरेज स्पीड जिसका वैल्यू है रूट 8RT डिवाइडेड बाई पाई M। C स्टार इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जिसका वैल्यू है 2RT डिवाइडेड बाय M का रूट। अभी अगर C बार और C का रेशो निकालेंगे तो वो आ जाएगा रूट 8/3 जिसका वैल्यू आ जाएगा 0.921। अभी C बार डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू 0.921, तो C बार किसके बराबर आ गया, 0.921 टाइम्स C। ठीक है जी। उसके अलावा उसी तरह से C स्टार और C की रेशो निकालेंगे तो आ जाएगा 0.816, और C स्टार आ गया 0.816 टाइम C। अभी C स्टार, C बार और C की अगर रेशो निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 1:1.128 रेशो 1.224। ठीक है जी। अगर इसी को मैं ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट वेलोसिटी, यहाँ पे आ जाएगी सेकंड, और इससे आगे आ जाएगी थर्ड। ठीक है जी। दिस इज़ C स्टार, दिस इज़ C बार, दिस इज़ C। तो बेसिकली अगर पूछा जाए तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है दैट इज़ ग्रेटर देन C बार, जो कि क्या है, एवरेज स्पीड, विच इज़ फर्दर ग्रेटर देन रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये रिलेशन जो है आप ध्यान में रखें, आपको डिराइव करने को आ सकता है एग्जाम में। ठीक है जी। आगे देखिए, आगे है हमारे पास बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। अभी क्योंकि बोला गैस विच ओबेज
जो कि आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करे, कोई गैस जो है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करे हर एक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में, उसको बोला गया आइडियल गैस। कोई गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करे हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको बोला गया आइडियल गैस। लेकिन कोई भी गैस ऐसे करता नहीं है। बोला नो गैस ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशन। हर एक कंडीशन पे कोई एक गैस आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करता। इसका मतलब जो आइडियल गैस का कंसेप्ट है दैट इज़ थ्योरेटिकल। जो आइडियल गैस का कंसेप्ट है वो क्या है? थ्योरेटिकल है। असल में ऐसी कोई गैस एग्जिस्ट करती नहीं है जो हर एक टेम्परेचर प्रेशर पे हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे। बोला गैसेस आर फाउंड टू ओबे, गैसेस जो हमें नेचर में एक्चुअली पाई गई वो कैसी हैं? गैसेस आर फाउंड टू ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। गैसेस हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेंगी। लेकिन इफ़ प्रेशर इज़ लो, अगर प्रेशर क्या है कम है और टेम्परेचर क्या है हाई है, प्रेशर कम हो टेम्परेचर हाई हो, तब कोई गैस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगी। और उस तरह की गैसेस जो असल में एग्जिस्ट कर रही है उनको बोला गया रियल गैसेस। उनको क्या बोला गया? रियल गैसेस। जैसे बोला इट इज़ फाउंड दैट गैसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ऐसी गैसेस जो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाती हैं, ठीक है, या इजीली लिक्विफाई हो जाए, मतलब जिनको लिक्विड में इजीली हम कन्वर्ट कर पाएँ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, शो लार्ज डेविएशन। वो क्या कर रही हैं? लार्ज डेविएशन शो कर रही हैं। अगर ये देखिए यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के अगेंस्ट मैंने ग्राफ बना रखा है। यहाँ पे ये जो है आइडियल गैस इक्वेशन ऐसे करती है फॉलो, ये हमने देखा, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो पीवी और पी का ग्राफ है वो एक कांस्टेंट चलता है, स्ट्रेट लाइन चलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्राफ बनाऊँ तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज़ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? काफ़ी ज़्यादा डेविएशन है, होना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रही है? ये तो ऐसे चल रहा है ग्राफ। इसका मतलब दीज शो लार्जर डेविएशन देन गैसेज लाइक H2 एंड O2। अभी H2O2 क्या है? हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का ग्राफ आ जाएगा ऐसा, दिस इज H2। अगर O2 की बात करेंगे तो O2 का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, दिस इज O2, ठीक है। तो बेसिकली इसका डेविएशन जो है वो थोड़ा कम है, यहाँ पे डेविएशन ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न है वो देखेंगे अभी जाके आगे। अदरवाइज़ यहाँ पे भी थोड़ा सा हिंट दे रखा है कि विच सॉल्युबल इन वाटर, जो क्या है इजीली सॉल्युबल हो जाए या इजीली लिक्विफाइड हो जाए, वो गैसेस क्या करेंगी? लार्ज डेविएशन शो करेंगी। और उसके अलावा जो गैसेस हैं वो स्मॉल डेविएशन जो है शो करेंगी आइडियल गैस बिहेवियर से, ठीक है जी। अभी देखिए जो एक्सटेंट है कि किसी गैस जो रियल गैस है वो कितनी डेविएशन शो कर रहा है आइडियल बिहेवियर से, जो एक्सटेंट है मतलब कितनी ज़्यादा या कितना कम डेविएशन है आइडियल गैस बिहेवियर से, वो हम निकालते हैं। क्वांटिटी है Z, जिसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसकी टर्म्स में हम वो चीज़ जो है वो निकालते हैं। अब Z का फॉर्मूला है PV डिवाइडेड बाय NRT। और किसी आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू जो है 1 है। किसी आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू 1 है। अगर Z का वैल्यू 1 हो गया दैट मीन्स PV डिवाइडेड बाय NRT इज ऑल्सो 1। तो इसका मतलब क्या आ गया? PV इज इक्वल टू NRT। इसका मतलब क्या आ गया? PV इज इक्वल टू NRT, जो कि क्या है? जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है। तो इसका मतलब अगर आइडियल गैस है हमारे पास, Z का वैल्यू 1 होगा दैट मीन्स PV इज इक्वल टू NRT होगा, जो कि ट्रू है। अगर बोला कोई रियल गैस है, अगर रियल गैस है तो Z इज़ नॉट इक्वल टू 1, Z जो है 1 के इक्वल नहीं होगा, दैट मीन्स PV इज़ नॉट इक्वल टू NRT, PV जो है NRT के इक्वल नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखो दो केस बनते हैं। बोला इफ़ Z इज ग्रेटर देन 1, अगर Z जो है वो है ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हमारे पास जो गैसेस है वो क्या करेंगी? पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी, दे विल शो पॉजिटिव डेविएशन। जैसे हमने यहाँ पे देखा जो हाइड्रोजन है वो इसी का एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन हो गया। इसके अलावा हमारे पास जैसे गैस हो गई हीलियम हो गई, तो हीलियम भी क्या है? पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। इनका जो ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, विद इंक्रीज इन प्रेशर वो इंक्रीज कर रहा है, आइडियल गैस से ज़्यादा दूर जा रहा है। तो ये क्या हो गई? हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन। और ये गैसेज जो हैं कैसी हैं? लेस कंप्रेसिबल, ईजिली कंप्रेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज वीक वाली हैं सबसे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी नहीं है। फर्स्ट लेक्चर में आप देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पड़ी हैं, वहाँ पे मैंने बताया है जैसे हाइड्रोजन गैस है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सबसे वीक वाली इंटरेक्शन होती है, दैट इज़ डिस्पर्जन फोर्स। तो यहाँ पे डिस्पर्जन फोर्स होगी, इसलिए लेस कंप्रेसिबल है और ईजिली लिक्विफाइड भी नहीं होगी। अगर लेस कंप्रेसिबल है इसका मतलब ईजिली इसको लिक्विड में नहीं हम कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। जैसे एग्जांपल आ जाती है H2 और O2,
ठीक। उसके अलावा अगर z जो है लेस देन 1 है, z जो है लेस देन 1, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे नेगेटिव डेविएशन शो हो रही है, वहाँ पे क्या नेगेटिव डेविएशन शो हो रही है। दैट मीन्स जो गैसेज हैं वो क्या है, मोर कंप्रेसिबल, ईजिली कंप्रेसिबल हो जाएंगी, ईजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उसके कंपेरिजन में ईजिली जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसका मतलब एग्जांपल क्या आ गई, CO2, SO2, ऐसे गैसेज जिनमें क्या हो, जिनमें डाइपोल इंटरेक्शन लग सके या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सके, ऐसी गैसेज। ठीक है जी। तो हमारे पास z इज़ ग्रेटर देन 1 हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो वहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन होगी, अगर लेस देन 1 है तो वहाँ पे नेगेटिव डेविएशन होगी। ठीक है जी। अभी देखिए बोला एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। वो हमने अभी देख लिया कि नेचर ऑफ गैस कैसे डिसाइड कर रहा है कि एक्सटेंट ऑफ डेविएशन कैसा है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक गैस है जिसमें डाइपोल इंटरेक्शन होती है और एक गैस ऐसी है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली है वो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेगी, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेस करेगी नेगेटिव ही, क्योंकि उसमें डाइपोल तो है कम से कम, लेस नेगेटिव डेविएशन जो है वो शो करेगी। तो बेसिकली वही बोला गया यहाँ पे कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा कि किसी एक टेम्परेचर पे हमारे पास एक्सटेंट क्या है किस डेविएशन का, कि कितनी ज़्यादा हमारे पास डेविएशन आएगी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, बोला टेम्परेचर एट विच, कोई एक टेम्परेचर जिसके ऊपर रियल गैस जो है वो बिहेव करे आइडियल गैस की तरह। टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस ओवर एन एप्रिशिएबल प्रेशर रेंज, मतलब कुछ एक प्रेशर रेंज के लिए हमारे पास टेम्परेचर जो है, एक ऐसा टेम्परेचर जब आइडियल गैस की तरह बिहेव करे कौन, रियल गैस। उस टेम्परेचर को क्या बोला गया, उस टेम्परेचर को बोला गया बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी रियल गैस आइडियल गैस के लिए तरह एक्ट करे, लेकिन प्रेशर की रेंज कुछ एक स्पेसिफिक होनी चाहिए। उस टेम्परेचर को क्या बोल दिया गया, बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट। ठीक है। बोला ड्यू टू द टू फॉल्टी अजम्पशंस, अब ये इसका सब पार्ट आगे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। बोला ड्यू टू टू फॉल्टी अजम्पशंस, हमारे पास किसमें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दो फॉल्ट थे, दो अजम्पशन ऐसी थी जिसमें फॉल्ट था। ऑल गैसेस आर रियल, बोला दो फॉल्टी अजम्पशन की वजह से काइनेटिक थ्योरी में जो थी उसकी वजह से बोला सभी गैसेस क्या है, रियल है इंस्टेड ऑफ आइडियल। दो फॉल्टी अजम्पशन कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है बोला वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल कर दिया एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो कि गलत है, क्योंकि मॉलिक्यूल का, हर एक गैस का मॉलिक्यूल का साइज़ अलग अलग होगा। अगर साइज़ अलग अलग है इसका मतलब उसका वॉल्यूम भी अलग अलग होगा। यहाँ पे तो हमने नेग्लिजिबल ही बोल दिया सीधा, काइनेटिक थ्योरी क्या बोलती है, वो तो सीधा नेग्लिजिबल कर रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट देखिए, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है और रिपल्शन है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या है, नेग्लिजिबल है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पढ़ ली। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज तो यही बोल रही हैं कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स जो हैं कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसमें अच्छी बाइंडिंग है, किसमें वीक बाइंडिंग है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट जो है वो भी एक फॉल्टी अजम्पशन थी। ठीक है। अभी देखो ये दोनों की दोनों अजम्पशन कब ट्रू होंगी, ये दोनों की दोनों अजम्पशन कब ट्रू होंगी, दीज अजम्पशंस आर ट्रू ओनली एट लो प्रेशर। लो प्रेशर है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बड़े ज़्यादा दूर है, लो प्रेशर है, बड़े ज़्यादा दूर है। इसका मतलब जो गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो पूरे गैस के वॉल्यूम से नेग्लिजिबल हो गया, फर्स्ट पॉइंट ट्रू हो गया। उसके अलावा हमारे पास जो प्रेशर अगर लो है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन वो भी नेग्लिजिबल हो गया, तो इसलिए सेकंड पॉइंट भी ट्रू हो गया। सेम कंडीशन जो है वो हाई टेम्परेचर पे भी सेटिस्फाई करती है, सेम कंडीशन जो है हाई टेम्परेचर पे भी सेटिस्फाई करती है। तो जब हमारे पास लो प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है, उस टाइम पे जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह क्या करेगी, एक्ट करेगी। जिस टाइम पे हमारे पास लो प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है तो रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह एक्ट करेगी। ठीक है जी। अभी देखिए नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, सब पार्ट है, बेसिकली एक ही टॉपिक है ये, लेकिन ये इसका सब पार्ट है। बोला टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैस, जो रियल गैस है उसका बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे J.D. वैन वाल, उन्होंने क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया। क्या अप्लाई किया उसने, दो करेक्शन अप्लाई करी।
दो करेक्शन अप्लाई करी, कौन सी? वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, जो वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल्स का उसमें करेक्शन करी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बेसिकली प्रेशर की बात कर रहा है, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया, वहाँ पे करेक्शन करी, और दूसरा वॉल्यूम में करेक्शन करी। अब देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। बोला फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू P प्लस A ओवर वी स्क्वायर V माइनस बी आर टी। अगर n मोल की बात करते हैं तो P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। और यहाँ पे A और B क्या है? वेयर A एंड B आर वेंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स, A एंड B आर वेंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स, और जो A और B है, वैल्यू ऑफ A और B डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस। जो वैल्यू है A और B की वो किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी, ठीक है जी। अभी A क्या था? A इज़ द करेक्शन इन प्रेशर, क्या है? प्रेशर में करेक्शन है, प्रेशर में किया ना ऐड, एंड इज़ द मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। और ये मेजर क्या कर रहा है? किस चीज़ का ये मेजरमेंट कर रहा है? ये मेजरमेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, कि कितनी ज़्यादा या कम मैग्नीट्यूड जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस का है, किस में? अमंग द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके इन बिटवीन, ठीक है जी। बोला ग्रेटर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ए कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू कितना ज़्यादा होगा, लार्जर आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितना ए का वैल्यू उतनी ही फोर्सेस जो हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उतनी ही ज़्यादा होंगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अभी देखिए हमारे पास जो ए है वो एक प्रेशर का कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट जो है एक प्रेशर का कंपोनेंट है। इसका मतलब P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ दैट बिकम्स P वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। अगर यूनिट्स निकाल लेते हैं प्रेशर का आ जाएगा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक। वॉल्यूम का आ जाएगा लीटर स्क्वायर, स्क्वायर है क्योंकि, एन आ जाएगा मोल और इन्वर्स हो जाएगा, और हमारे पास स्क्वायर है, एन स्क्वायर है तो मोल इनवर्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास यूनिट्स फॉर ए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास वी, जो कि क्या है? करेक्शन इन वॉल्यूम। किस में करेक्शन है? वॉल्यूम में, ठीक है जी। बोला इट इज़ द मेजर ऑफ द इफेक्टिव साइज। किस चीज़ की मेजरमेंट है? इफेक्टिव साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि साइज़ की तो बात कर रहे हैं हम। अगर हमने साइज़ ही कंसीडर नहीं किया तो मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल हो गया, उनका साइज़ नेग्लिजिबल हो गया, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो गया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो बोला इफेक्टिव साइज़ के बारे में बात कर रहा है। जो वी कांस्टेंट है वो किसके बारे में बात कर रहा है? इफेक्टिव साइज़। इसका मतलब ये वो वाला वॉल्यूम है जो बी है, इट इज़ दैट वॉल्यूम विच वॉज एक्सक्लूडेड, कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। इसको क्या बोला जाता है? या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोला जाएगा या को वॉल्यूम बोला जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एन बी है कंपोनेंट, जो कि वॉल्यूम का कंपोनेंट, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज किया ना, तो V इज इक्वल टू एन बी। वी आ गया वॉल्यूम दैट इज़ लीटर, एन आ गया नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा मोल इनवर्स। तो ये आ गया यूनिट्स किसके लिए? बी कांस्टेंट जो है हमारे पास, वेंडरवाल कांस्टेंट, जिसको क्या बोला गया? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। तो ये यूनिट्स जो हैं आप ध्यान में रखें, आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अभी हमारे पास डिफरेंस है आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस। आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस। आइडियल गैस क्या है? ओबे करेगी सब सारे के सारे गैस लो अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। रियल गैस क्या है? इट ओबेज गैस लो ओनली अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये हमने दोनों बातें जो है डिस्कस करी हैं अच्छे से। उसके अलावा आइडियल गैस इक्वेशन बोला नो गैस इज़ आइडियल, कोई भी गैस जो है वो आइडियल नहीं है, लेकिन ऑल गैसेज आर रियल। जितनी भी गैसेज हैं वो सारी की सारी क्या है? रियल गैसेज है। आइडियल गैस में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे मॉलिक्यूल्स वो क्या है? नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है जी। लेकिन रियल गैस में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल। रियल गैस में जो वॉल्यूम मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड करेंगे वो नेग्लिजिबल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हम उसको कंपेयर कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस। जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है उसके कंपेरिजन में हम कुछ हद तक उसको कंपेरिजन में ला सकते हैं। उसके अलावा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर नेग्लिजिबल, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी निगलेक्टेड। रियल गैस में क्या है? बोला निगलेक्ट नहीं हम उसको कर सकते एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। कब नहीं निगलेक्ट कर सकते? जब हमारे पास प्रेशर क्या है? हाई प्रेशर है, और टेम्परेचर कैसा है? लो प्रेशर, ठीक है जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी निगलेक्टेड एट हाई प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर पे हमारे पास जो गैस है वो रियल गैस ही रहेगी, वो आइडियल गैस की तरह एक्ट नहीं करेगी। कब? हाई प्रेशर पे। लो प्रेशर पे करती है,
वो हमने देख लिया कि लो प्रेशर पे एक्ट करेगी और हाई टेम्परेचर पे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन उल्टी है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जो गैस है वो हमेशा रियल गैस की तरह एक्ट करेगी। ठीक है। उसके अलावा जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगी वो क्या है, आइडियल गैस है, पी इक्वल टू एनआरटी। जो वेंडर वाल इक्वेशन जिसको रियल गैस इक्वेशन बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज रियल गैस इक्वेशन। जो रियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगी उसको बोलेंगे रियल गैस, दैट इज पी वी प्लस ए एन स्क्र डिवाइडेड बाई वी स्क्र इंटू वी बाई एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिफरेंस था आइडियल गैस और रियल गैस में। अभी नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी लिक्विफिकेशन का मतलब है कि जो गैस है उसको हमने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। तो कोई भी गैस जो है दैट कैन बी लिक्विफाइड, किसी भी गैस को अगर हमने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको हम कैसे लिक्विफाइड कर सकते हैं, बाय कूलिंग। कूलिंग मतलब या हमें टेम्परेचर जो है उसको डिक्रीज करना है, और बाय अप्लाइंग प्रेशर, मतलब या प्रेशर को क्या करें हम इंक्रीज कर दें। किसी गैस के लिए या टेम्परेचर कम करेंगे या प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस जो है उसको ईजिली हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो ये इंडिविजुअली इफेक्ट लगा सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर का, या कंबाइंड इफेक्ट जो है वो भी लगा सकते हैं, तो भी हमारे पास जो गैस है वो इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। अभी हर एक गैस के लिए, फॉर एवरी गैस देयर इज़ अ क्रिटिकल टेम्परेचर। हर एक गैस के लिए एक टेम्परेचर है जिसको बोला गया क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव विच, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से किसी गैस का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ ग्रेटर देन TC, दैट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर, द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ठीक है जी। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से किसी गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे प्रेशर का वैल्यू कुछ मर्जी हो। ठीक है जी। उस टाइम पे हमारे पास जो प्रेशर है उसको बोला गया क्रिटिकल प्रेशर, और जो वॉल्यूम होगा गैस का उसको बोला गया क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है उसको बोला गया क्रिटिकल प्रेशर, और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है उसको बोला गया क्रिटिकल वॉल्यूम। अभी यहाँ पे एक चीज़ क्या पता चल रही है कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस के लिए, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है बड़ा ज़्यादा है, अगर किसी गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर बड़ा ज़्यादा है, दैट मीन्स कि किसी गैस को लिक्विफाई अगर हमें करना है तो हम लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे भी उसको कर सकते हैं लिक्विफाई, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज़्यादा है इट मीन्स बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए कि हम उस गैस को लिक्विड से गैसियस स्टेट में ले जाएं। जैसे वाटर है, वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस में ले जाएंगे, उससे ऊपर ले जाएंगे तभी वो वेपर फेज में जाएगा, क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वो ज़्यादा है 100 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है जी। तो यहाँ से कि TC दैट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर बोला, जिसका ज़्यादा होगा उस गैस को हम क्या है ईजिली लिक्विफाइड कर सकते हैं, उस गैस को हम ईजिली लिक्विड स्टेट में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर गैस की लिक्विफिकेशन ईजी है दैट मीन्स हमारे पास जो वेंडरवाल कांस्टेंट A है, जो वेंडरवाल कांस्टेंट A है उसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं TC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का वैल्यू, जो A क्या है वेंडरवाल कांस्टेंट, जो कि क्या बताता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बताता है कितनी स्ट्रांग होगी। ठीक है जी। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है इट मीन्स लिक्विफिकेशन जो है ईजिली हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ तक हमारे पास गैसियस स्टेट खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड स्टेट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने डिस्कस करनी है, अदरवाइज़ ये टॉपिक इतना बड़ा नहीं है जितना गैसियस स्टेट था। इसमें देखिए फर्स्ट सबसे पहले है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, डेफिनेशन देखिए, एट एनी टेम्परेचर, बोला किसी भी एक टेम्परेचर पे प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स, जो वेपर्स हैं, अगर कोई सब्सटेंस हमारे पास लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है, उसको जब हम हीट करेंगे, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें और वो क्या हो जाए, गैसियस स्टेट में जाए। रूम टेम्परेचर में तो किस में था, लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में, लेकिन टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो वो गैसियस स्टेट में चला जाए, तो उन गैसेस को क्या बोला जाएगा, वेपर्स। दोज गैसेस आर नोन एज वेपर्स। लेकिन अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे ही गैसियस स्टेट में है तो उसको गैस ही बोलेंगे, उसको वेपर नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे एट एनी टेम्परेचर द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स, मतलब अभी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड या सॉलिड, उसके वेपर्स जो है उनके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाए प्रेजेंट अबव द लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही है कि लिक्विड के वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड है, उसके वेपर्स जो हैं
उनमें और लिक्विड फेज के बीच में इक्विलिब्रियम है। मतलब जितना वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड में जा रहे हैं उतना ही लिक्विड जो है वो टेम्परेचर गेन करके क्या कर रहा है, वेपर फेज में जा रहा है। उस टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेंड है। उस टाइम पे वो वेपर्स जो हैं वो वेपर्स कितना प्रेशर लगाएंगे, उस टाइम पे वो वेपर्स जो हैं कितना प्रेशर लगाएंगे, उसी को बोला गया वेपर प्रेशर। ठीक है जी। किसी एक टेम्परेचर पे, कोई भी एक टेम्परेचर हो सकता है, उसको बोला गया वेपर प्रेशर। जैसे वाटर है, उसके लिए हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कुछ और होगा। अगर हम लेट्स से 90 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे तो वेपर प्रेशर कुछ और होगा। ठीक। लेकिन जिस टाइम पे वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग है, जब हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है तो वेपर प्रेशर नॉर्मल सी लेवल पे देखेंगे, नॉर्मल हाइट पे, बड़ी हाइट पे जाके नहीं, नॉर्मल हाइट पे देखेंगे जब वेपर प्रेशर जो है वो बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जब हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उस टेम्परेचर पे, एट लेट्स से एट टी, उस टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है हमारे पास, नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है जी। एंड एट दैट पॉइंट लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे जाके वेपर प्रेशर जो है किसी लिक्विड के लिए वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है जी। उस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे ये कंडीशन अटेन होगी, उसको बोला जाता है कि वहाँ पे सोल्यूशन क्या हो रहा है, लिक्विड क्या हो रहा है, बॉयल कर पा रहा है। ठीक है जी। अभी देखिए हमारे पास फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे वेपर प्रेशर को। सबसे पहले है नेचर ऑफ द लिक्विड, सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड, सेकंड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब नेचर ऑफ लिक्विड में देखिए बोला कंसीडरिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर करते हैं तो इफ स्ट्रॉन्ग वेपर प्रेशर, एक मिनट, कंसीडरिंग द, अच्छा जी, बोला गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है अगर स्ट्रॉन्ग है, इफ स्ट्रॉन्ग, कंसीडरिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इफ स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो हैं ईजिली एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। इसका मतलब गैसीय स्टेट में नहीं जाएंगे। अगर गैसीय स्टेट में नहीं जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं अगर वीक है, अगर वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो वीक हैं तो हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन अच्छी नहीं है, वो इजीली क्या है, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर दूर जाएंगे तो वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा क्रिएट करेंगे। और ये बात दोनों की दोनों सेम टेम्परेचर पे जो है हम कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की है वो भी इंक्रीज़ करेगी, और इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल हैं वो इजीली क्या है, एस्केप कर पाएंगे लिक्विड स्टेट से, इजीली गैसीय स्टेट में जा पाएंगे। दैट मीन्स वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बेसिकली टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है जी। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा उतना वेपर प्रेशर कम, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस टेंशन। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। तो बेसिकली सरफेस टेंशन क्या है, इट इज़ द फोर्स, ये एक फोर्स है एक्टिंग एट राइट एंगल, 90 डिग्री पे एक फोर्स लग रही है अलॉन्ग 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ पे। ठीक है जी। यूनिट लेंथ पे, 1 मीटर लेंथ पे 90 डिग्री पे जो फोर्स लग रही है उसको बोला जाता है सरफेस टेंशन। उसको क्या बोला जाएगा, सरफेस टेंशन। अभी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का यूनिट्स होता है न्यूटन, लेंथ के यूनिट होंगे मीटर, क्योंकि मीटर नीचे है तो ऊपर जाके हो जाएगा इन्वर्स। तो यूनिट्स क्या आ जाएंगे, न्यूटन मीटर इन्वर्स। सरफेस टेंशन के यूनिट्स आ जाएंगे न्यूटन मीटर इन्वर्स। उसके अलावा सरफेस एनर्जी देखिए क्या है, सरफेस एनर्जी है वर्क इन जाउल्स। जाउल्स में अगर हम वर्क करते हैं, जो कि किसके लिए चाहिए, रिक्वायर्ड टू बी डन टू इंक्रीज और एक्सटेंड, इंक्रीज कर देना या एक्सटेंड कर देना, क्या चीज़, सरफेस एरिया। कितना, 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर से अगर हम सरफेस एरिया किसी लिक्विड का इंक्रीज कर देते हैं तो उस सरफेस एरिया इंक्रीज करने की वजह से हमें कितना वर्क जो है हमें करना पड़ा। वो वर्क जो है हमारे पास लिक्विड के अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में
सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्या बोला गया कि 1 स्क्वायर मीटर से सरफेस एरिया हमने इंक्रीज करना है। उस सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, और वो वर्क जो है हमारे पास लिक्विड के अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसको बोला गया सरफेस एनर्जी। ठीक है जी। तो सरफेस एनर्जी जो है दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्क पर यूनिट एरिया। वर्क पर यूनिट एरिया, वर्क के यूनिट्स आगे जाउल, एरिया के आगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर एरिया नीचे है तो ऊपर जाके हो जाएगा मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है जी। अभी अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, तो हमारे पास अगेन 2 पॉइंट आ जाएंगे, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी देखिए, अगर हमारे पास हम नेचर ऑफ लिक्विड की बात करते हैं, तो जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन जो है वो प्रॉपर्टी किस वजह से अराइज हो रही है? प्रॉपर्टी अराइजेज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी जो है अराइज इसी वजह से हो रही है कि हमारे पास मॉलिक्यूल है, उनमें क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है जी। तो जितनी ज़्यादा फोर्सेज होंगी, जितने ज़्यादा फोर्सेज होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी लिक्विड के अंदर। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कम है तो हमारे पास सरफेस टेंशन जो है वो भी कम होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगेन क्योंकि टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा? मॉलिक्यूल्स को दूर दूर लेके जाएगा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है उनको क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज सरफेस टेंशन, वो भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है जी। तो सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज्ड टेम्परेचर। सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगी अगर टेम्परेचर को हम क्या करें? इंक्रीज करेंगे। एज विद हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डिक्रीज कर जाती हैं, कम हो जाती हैं। इसका मतलब हमारे पास जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, सॉरी एरिया नहीं, लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ है या सरफेस टेंशन जो है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है हमारे पास विस्कोसिटी। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में देखिए क्या है? बोला इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो पोजेस्ड बाय अ लिक्विड। किसी लिक्विड के फ्लो के में जो इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है विद इन द लिक्विड, विद इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर ही, लिक्विड के अंदर ही जो हमारे पास रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रही है लिक्विड की वजह से ही, फ्लो ऑफ लिक्विड में जो लिक्विड की वजह से ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रही है, लिक्विड फ्लो नहीं कर पा रहा है इजीली, उसको क्या बोला गया? विस्कोसिटी। उसको क्या बोला गया? विस्कोसिटी। अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच वन लेयर ऑफ लिक्विड, वन लेयर ऑफ लिक्विड ऑफर्स टू अनदर लेयर, one layer of liquid offers to another layer is called viscosity. Viscosity क्या है? It is the force of friction which one layer of liquid offers to another layer is called viscosity. Units आ जाएंगे इसके डाइन पर सेंटीमीटर सेकेंड, डाइन पर सेंटीमीटर सेकेंड, या इसको क्या बोला जाता है? 1 पॉइस। ठीक है जी। 1 पॉइस जो है दैट इज ऑल्सो, दिस इज CGS यूनिट्स, ये याद रखें, ये CGS यूनिट है। अगर हम बात करते हैं SI यूनिट के, तो दैट वुड बी डेकापॉइस, डेकापॉइस। ठीक है जी। डेकापॉइस इज SI यूनिट्स, पॉइस इज CGS यूनिट, पॉइस इज CGS यूनिट। अभी देखिए नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। फर्स्ट आ गया नेचर ऑफ द लिक्विड, सेकंड आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड क्या है? बोला इट इज प्रॉपर्टी अराइजेज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड क्या बोल रहा है? बोला प्रॉपर्टी है अराइज हो रही, कौन सी प्रॉपर्टी? विस्कोसिटी। प्रॉपर्टी अराइज हो रही है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होगी उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होगी। ग्रेटर द फोर्सेज हायर इज द विस्कोसिटी। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी उतना स्ट्रांगली मॉलिक्यूल जो है साथ साथ में रहेंगे। अगर मॉलिक्यूल साथ साथ में इजीली रहेंगे तो वो क्या है? मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे इट मीन्स विस्कोसिटी ज़्यादा है। अगर हम टेम्परेचर से कंपेयर करते हैं तो विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर,
क्योंकि जैसे जैसे विस्कोसिटी डिक्रीज करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगी, सॉरी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो रही है इसका मतलब हमारे पास जो लिक्विड है वो इजीली फ्लो कर पाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, इट मीन जो लिक्विड है वो इजीली फ्लो कर पाएगा। इसका मतलब विस्कोसिटी क्या हो गई, विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई, विस्कोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो देयर इज ए डिक्रीज इन विस्कोसिटी व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था। ठीक है जी, इससे आगे अभी हमारे पास जो चैप्टर है पूरा का पूरा कंप्लीट है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि वो टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंसीडर कर सकें। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम मिलेंगे जिसमें हम एक और चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।